नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। इस समय हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 की। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और आज 8वां प्रैक्टिस सेट है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 40 प्रश्न रखे हैं। तो चलिए बिना देर लगाए, बिना समय गंवाए हम आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा पेन यूज़ कर लेता हूँ, रेड। ओके, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या लिखने में कोई समस्या मेरे समझ में नहीं आ रही है आपके, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कलर सही से शो नहीं हो रहा या कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, महेश शब्द में प्लुत वर्ण है। चलिए एक बार देखते हैं कि प्लुत वर्ण होता क्या है। तो उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर जब हम वर्णों को बांटते हैं तो वहाँ पर 3 वर्ण होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होगा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये होते हैं 3 प्रकार के। तो ह्रस्व में 1 मात्रा काल का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा काल का समय, प्लुत स्वर में 3 मात्रा काल का या उससे अधिक का समय लगता है। इसी परिभाषा को आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं। ह्रस्व में 1 मात्रा काल का समय, दीर्घ वाला क्या होगा, ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय, प्लुत वाला क्या होगा, ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना या उससे अधिक समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। चलिए यहाँ प्रश्न पर आते हैं। यहाँ महेश शब्द में प्लुत वर्ण है। वर्ण मैंने ध्यान दे के रखा है, ठीक है। यहाँ प्लुत स्वर भी लिख सकते थे, लेकिन प्लुत वर्ण मैंने इसलिए डाला क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि चाहे वर्ण लिखा हो चाहे स्वर लिखा हो, एक ही चीज़। प्लुत हमेशा स्वर होगा, व्यंजन नहीं होगा। तो यहाँ व्यंजन वाले पहली बात तो सारे गलत हो जाएंगे। प्लुत वर्ण का ये वाला संकेत है एस टाइप से जो बना हुआ है, और ये लगा किस पर है, हा पर ए की मात्रा है, इसके बाद लिखा हुआ है। तो इसमें होगा कौन सा, क्या हा होगा या ए होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो ध्यान देना, व्यंजन कभी प्लुत नहीं होगा, हमेशा क्या होता है, स्वर होता है। तो स्वर वाले पर लगाइएगा। जिस व्यंजन के बाद ये लगा हो एस टाइप का संकेत यानी प्लुत स्वर का संकेत, उस पे कौन सी मात्रा लगी हुई या उसके साथ कौन सा स्वर आया हुआ है, वह स्वर प्लुत होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण है। आपको बताना है ओष्ठ वर्ण मतलब ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। ये वा का उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ से होगा, अकेले ओष्ठ से नहीं होता है। तो वा का उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ से, ता का उच्चारण दंत से होता है, हा का उच्चारण कंठ से होता है। यही है ऊ का उच्चारण क्या होगा, ओष्ठ से। ओष्ठ वर्ण और कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और का वर्ग के जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है, कौन सा है जो अर्ध स्वर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो स्वर है, ये तालव्य सा लिखा हुआ है, ये कौन सा है, ये स्पर्श है। का लिखा हुआ है, ये वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय सॉरी यहाँ पे स्पर्श लिख दिया मैंने, ये ऊष्म है। क्या होगा, ये ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ये वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन इसको बोलते हैं। ये या जो होगा ये अंतस्थ होगा। तो हम चाहे कह दें अंतस्थ हो या कोई उसका अंतस्थ का वर्ण लिखा हो या अलावा में से, तो वो क्या होता है, अर्ध स्वर होता है। ठीक, 3 हो गए। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण है, कौन सा ऐसा वर्ण है जो अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण में मैं आपको बताऊं आते कौन कौन से वर्ण हैं। तो प्रत्येक वर्ग का मतलब स्पर्श व्यंजनों में से पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, इसके साथ साथ समस्त स्वर और अंतस्थ व्यंजन,
ये क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होता है। ठीक, इस लाइन को आप ध्यान रखिए, अल्प प्राण इतने ही है टोटल वर्णमाला में। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछ लेता है संख्या कितनी है अल्प प्राण या महाप्राण की, तो आप इनको काउंट करके, जैसे वर्गीय व्यंजन कितने हो जाएंगे, 1 3 5, ये टोटल मिला के 15 हो जाएंगे, स्वर 11 हो जाएंगे, अंतस्थ 4 है। तो जिस हिसाब से विकल्प दे रखा है वो आप बता सकते हैं। ऐसे ही मान के चलिए महाप्राण अगर आपसे पूछ ले तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन होता है। इनकी संख्या अगर पूछ ले तो 5 5 10 और 4 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये वाला ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ फिलहाल चौथे प्रश्न पे देखते हैं कि अल्प प्राण है कौन सा। तो इसमें ये स्पर्श ये ऊष्म है, ये होगा नहीं। रा जो है ये अंतस्थ है, ये है। छ च छ दूसरा वर्ण है तो ये भी नहीं होगा। टा ठा डा ढा ढक्कन वाला ढा है, ये चौथा वर्ण है तो ये भी नहीं होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, महाप्राण है। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रा वर्ण जो है वो क्या है, अल्प प्राण है। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया है। आपको बता दें श्री कामता प्रसाद गुरु जो हैं वो हिंदी के वैयाकरण हैं। कौन है, हिंदी के वैयाकरण है। व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण कहलाता है। इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है और बाकी के जो विराम चिन्ह है वो अंग्रेजी भाषा से इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। कहाँ से लिए हैं, अंग्रेजी भाषा से। इकलौता एक हिंदी का जो विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, वो केवल हिंदी का है। बाकी सारे के सारे 19 इन्होंने कहाँ से लिए हैं, अंग्रेजी भाषा से। तो अंग्रेजी के 19 और एक हिंदी का पूर्ण विराम, एक टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 20 इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या बताई है। चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक विकल्प में 6 भी रख सकता था। मान के चलिए 6 रखा होता तो हो सकता है आपका दिमाग जो है सर्वनाम के प्रकार पूछ रहा है। तो सर्वनाम के प्रकार जब पूछेगा तब 6 होंगे। अगर संख्या पूछ रहा है, मूल सर्वनामों की संख्या, ये संख्या अगर पूछेगा तो इनकी संख्या 11 है। ठीक है, कितनी है, 11। कौन कौन से हैं वो मैं लिखे दे रहा हूँ। मैं, तू, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, यह, वह, जो, सो, ये हैं। ये 3 हो गए। 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। ये टोटल 11 है सर्वनाम। इनकी सर्वनामों की संख्या 10 लिख गया, 11 है। ठीक, तो इनको आप याद रखिएगा। बाकी सारे सर्वनाम इन्हीं से बने हुए हैं। इनका कारक बदल देते हैं या वचन। जैसे मैं का क्या हो गया, हम हो गया। जब हम इसका बहुवचन बनाए तो हम हो गया। कारक बदले, मैंने हो गया। क्या हो गया, मैंने। या मुझको, ये क्या है, ये सब कारक बदल रहे हैं। मुझसे, ये सब जो सर्वनाम है इनके क्या है, कारक बदल रहे हैं। तो ऐसे ही सभी के क्या होता है, कारक और वचन बदल करके बहुत सारे सर्वनाम बन जाते हैं। मूल सर्वनाम यही 11 है। ठीक, 7वें नंबर पर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जो सो क्या पुरुषवाचक है, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो जब पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेगा तो उसमें आएगा मैं, तू, आप। ये सब सर्वनाम जो हैं ये पुरुषवाचक में आएंगे। निजवाचक में आप आता है। ये मैं मूल सर्वनाम से केवल बता रहा हूँ, जो अभी 11 संख्या मैंने आपको बताई। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आएगा। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो आते हैं। तो ये किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें 2 और प्रकार बचे, जिसमें आता है एक प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में कौन क्या हो जाएगा, कौन और क्या आएगा। और इसमें एक और बचता है, कौन सा छूट रहा है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, ये सब आता है। कोई, कुछ। तो यही 11 सर्वनाम घूम घुमा के इसमें आते हैं और इन्हीं का वचन लिंग परिवर्तन करके
सॉरी, लिंग नहीं बदलता है सर्वनाम का, वचन और कारक बदल करके कई सारे सर्वनाम बन जाते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। राहुल रोहित से बुद्धिमान है, इस वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का प्रयोग हुआ है? क्या मूलावस्था का, उत्तरावस्था का, उत्तमावस्था का? इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला विकल्प वैसे ही गलत है, डी। मूलावस्था में किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं। उत्तरावस्था में दो की तुलना करी जाती है उनके गुणों के आधार पर, और उत्तमावस्था में किसी एक को श्रेष्ठ या विशेष तौर पर बाहर निकाल देते हैं उस ग्रुप से, कई सारे लोगों में से, तो वो उत्तमावस्था कहलाएगी। यहाँ पर राहुल रोहित से बुद्धिमान है, दो लोग की तुलना हो रही है, तो विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाएगी? उत्तरावस्था होगी। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9th क्वेश्चन है आज का। पद्धति शब्द का संधि विच्छेद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पद्धति का संधि विच्छेद, पद प्लस धति, पद प्लस हति, पद प्लस हति, पद प्लस धति, क्या होगा इसमें से आपको बताना है। चलिए मैं इसका संधि विच्छेद लिखता हूँ। मैं एक नियम ही बता रहा हूँ आपको कि किस नियम के अंतर्गत ये किया गया है। तो जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर ता संबंधी नियम होते हैं कुछ। ता संबंधी नियम में एक नियम ये है कि यदि त या दा के बाद, ता या दा के बाद धा आता है, हा आता है, ता या दा के बाद हा, क्यों नहीं चल रही है पेन? हेलो, ये पेन ही नहीं चल रही, पता नहीं क्यों। हाँ चल गई, इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक। ता या दा के बाद अगर हा आता है तो ये जो ता या दा है इसका परिवर्तन दा में हो जाएगा और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। यहाँ पर देखिए पद प्लस हति सही होगा। कैसे? ये दा रहेगा और ये दा का जो हा है इसका परिवर्तन धा में हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये वाला सही हो जाएगा, पद प्लस हति, और ये नया शब्द क्या बन जाता है? पद, ये ऐसे लिख गया ये दा वाला, और ये हत की जगह क्या हो गया? ये धति हो गया, पद्धति। अब चाहे इस तरीके से लिख दें या इस तरीके से लिख दिया जाए, पद्धति। ध्यान दीजिएगा ये लिखा हुआ है इस तरीके से, अगर ये, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दा आधा है और धा क्या है? पूरा है। इस पर आप ध्यान रखिएगा जरूर से जरूर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहनी हंसें, दैन कहे नटी जाए। इसमें रस आपको बताना है। तो यहाँ पर वर्णन है भगवान कृष्ण का और गोपियों का। यहाँ पर गोपियाँ जब भगवान कृष्ण बात करती हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, तो उनसे बात करने के चक्कर में उनकी जो मुरली है वो छुपा लेती हैं या कहीं छुपा देती है और उनसे ढूंढने के लिए कहती हैं या वो उनको परेशान करती हैं। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण का वर्णन है यहाँ पर। तो इसमें अब आपको देखना है क्या इसमें श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, भक्ति रस है या हास्य रस है। तो हास्य रस तो होने से रहा, भक्ति रस यहाँ पर हो सकता है लेकिन नहीं होगा। कारण उसके पीछे ये है कि भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में भक्ति का भाव था ही नहीं। वात्सल्य रस भी, वात्सल्य रस वहाँ पर होता है जहाँ मातृ भावना टपकती हो या किसी बच्चे का वर्णन किया जा रहा हो। यहाँ पर भगवान कृष्ण के बचपन का तो वर्णन है लेकिन एक बालक के गुण को नहीं बता रहे हैं यहाँ पर श्रृंगार रस होगा, ठीक है, क्योंकि गोपियाँ और भगवान कृष्ण के बीच में श्रृंगार का वर्णन, रति भाव है वहाँ पर, इस लाइन में रति भाव है। तो क्या होगा यहाँ पर? श्रृंगार रस सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और अजगर हिलक एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस होगा? रस आपको बताना है। मैं आपको एक बार इसकी कंडीशन बता देता हूँ कि अर्थ क्या है। कि मान के चलिए कोई एक पथिक, बटोही मतलब होता है रास्ता चलने वाला या पथिक या राहगीर।
तो एक राहगीर रास्ते पर जा रहा होता है, उसको एक तरफ रास्ते में अजगर दिखता है, मान के चलो एक तरफ क्या है, अजगर है, और दूसरी तरफ क्या है, शेर, बीच में ये महोदय खड़े हुए हैं। तो जब ये आगे चल रहा होता है तो उसको एक तरफ अजगर दिखाई देता है, एक तरफ रास्ते पर शेर दिखाई दे रखा है, तो उसके सामने बहुत भयावह स्थिति हो जाती है कि वो जाए तो जाए किधर, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ तो समस्या है, मौत दोनों तरफ खड़ी हुई है। तो इस तरीके से विभत्स रस होगा नहीं इसमें। विभत्स रस वहाँ होता है जहाँ पर घिनौनी चीज़ आपको दिखे, या घिन ऐसी चीज़ दिखे या सुनाई दे आपको जहाँ से घिन आए। रौद्र रस हो नहीं सकता क्योंकि क्रोध वाली बात है। करुण रस भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई गम शोक जैसी बात है नहीं। भयानक करुण रस वहाँ होता है जहाँ किसी अप्रिय वस्तु या किसी अप्रिय जन के खो जाने या गायब हो जाने की बात होती है, वहाँ पर होता है। भयानक रस होगा, भयानक रस में भय होता है, इसका अस्थाई भाव क्या होगा, भय होगा। तो यहाँ डर जैसी ही चीज़ है। चलिए इस तरीके से सी विकल्प भयानक रस सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। पहले ये कह रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, मतलब कोई एक तपस्वी है जो एकदम लंबा सा हो और उसी के जैसे देवदार के वृक्ष खड़े हुए हैं। जैसे मान के चलो कहीं जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर देवदार के बहुत बड़े बड़े वृक्ष आपको दिखाई देते हैं ऐसे खड़े हुए, ठीक। ये देवदार के वृक्ष बड़े बड़े होते हैं। तो इन देवदार के वृक्षों की तुलना किसी तपस्वी से कर दी गई है। तपस्वी मतलब जैसे कोई लंबा चौड़ा तपस्वी हो, तन के खड़ा हुआ होता है, उसी तरीके से देवदार के वृक्ष खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, जानबूझकर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है आपको थोड़ा इस चीज़ से अवगत कराने के लिए कि हर जगह आपको अगर वाचक शब्द मिल रहे हैं, ठीक, वाचक शब्द सा सी से सरी से सम जैसे अगर ऐसे शब्द मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है वहाँ पर उपमा अलंकार हो। देखिए वाचक शब्द आपको किन किन अलंकार में मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। वाचक शब्द पहली बार तो उपमा अलंकार में मिलेंगे, प्रतीप अलंकार में मिलेंगे, उदाहरण अलंकार में मिलेंगे, इन तीन में मिलते हैं। ध्यान दीजिए, उपमा भी मैंने लिखा है, प्रतीप भी मैंने लिखा है, उदाहरण भी लिखा है। तो आप डायरेक्टली वाचक शब्द देख करके सासी से सरिसम इनको देख करके या जैसे शब्द देख करके आप डायरेक्ट उपमा लगा देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अर्थ को समझिए। यहाँ वाचक शब्द में उपमा में क्या होता है, उपमा में होता ये है कि जब उपमेय और उपमान दोनों की बात होती है, उपमेय और उपमान, अगर उपमेय क्या है, कम है और ये उपमान श्रेष्ठ है, तब तक क्या है, उपमा अलंकार। अगर उपमेय श्रेष्ठ हो जाए, उपमेय श्रेष्ठ हो जाए, उपमान कम हो जाए उससे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। अगर नहीं समझ रहे मैं फिर समझा रहा हूँ। जैसे मैं कह दूँ कि अगर कहें कि उसका मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, तो यहाँ पर उपमान क्या है, चंद्रमा, उपमेय क्या है, मुख। तो चंद्रमा श्रेष्ठ है, भाई चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर इसको पलट दें, प्रतीप अलंकार उपमा का जस्ट उल्टा होता है, और अगर इसको कह दें हम कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, तो ये उल्टा बात कर दी अभी तक, ठीक, कि चंद्रमा को कम बता रहे हैं, उसका मुख ज़्यादा सुंदर है, इस वजह से उसकी तुलना की जा रही है ना। तो यहाँ पर भी देखिए तपस्वी, उस तपस्वी से लंबे देवदार दो चार खड़े, मतलब देवदार के वृक्ष खड़े हुए थे, कैसे लग रहे थे, उस तपस्वी जैसे लग रहे थे। अब आप बताइए इसमें श्रेष्ठ वास्तविकता में होगा कौन, भाई किससे तुलना की जा सकती है, देवदार के वृक्षों से। लेकिन इसको जस्ट अपोजिट बता रहे हैं, तपस्वी से तुलना करें, यहाँ तपस्वी को श्रेष्ठ बोल रहे हैं। तो कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। अब बात आती है उदाहरण अलंकार होता क्या। फिर उदाहरण अलंकार में एक बात कोई दूसरे बात से समझाई जाएगी उदाहरण दे करके, मतलब कोई एक उदाहरण देंगे और उसको समझाया जाएगा, वहाँ पर वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक, वहाँ पर भी वाचक शब्द आएंगे।
ठीक है, अभी आगे मैंने उदाहरण अलंकार के भी क्वेश्चंस रखे हैं, तो चलिए उसमें देखेंगे। चलिए, बूंद अघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर भी आप अगर जैसे शब्द देखे और उपमा लगा दिए तो गलत हो जाएगा। उपमा क्या है, अब इसका अर्थ पहले समझिए। यहाँ पर भी मैंने उपमा, प्रतीप और उदाहरण तीनों रखे हैं। अब आपको वाचक शब्द है ये जैसे, और वाचक शब्द देख करके धड़ाक से टिक नहीं मार देना, उपमा गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलो देखते हैं। बूंद अघात सहे गिरि कैसे, मतलब जो गिरि मतलब क्या होता है, पहाड़, और बूंद की आघात, वर्षा जब होती है तो उसकी बूंदों के आघात मतलब चोट को गिरि कैसे सहते हैं, मतलब बड़े बड़े पहाड़ पर जब बारिश होती है तो उससे जो बारिश के बूंदों से चोट लगती है उसको बड़े बड़े पर्वत कैसे सहन करते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, आओ फर्क ही नहीं पड़ता जिसको कहते हैं। तो खल के वचन संत साह जैसे, अब दूसरी लाइन में इसका उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है? उदाहरण दिया गया, और कहते हैं खल मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट लोगों के वचन को, मतलब दुष्ट लोगों की बातों को, बेकार की बातों को संत लोग जैसे सह जाते हैं वैसे ही। ठीक, तो एक लाइन में कोई बात कही गई, दूसरी लाइन में उसका उदाहरण समझाया गया और वाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उदाहरण अलंकार। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है, ठीक, कि कोई बात उदाहरण द्वारा समझाना, ये दो अलंकारों में होता है। पहला तो उदाहरण अलंकार मैंने आपको बता दिया, और दूसरा होता है दृष्टांत अलंकार। इन दो अलंकार में उदाहरण देकर के समझाया जाता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर उदाहरण है और कहाँ पर दृष्टांत है? तो ध्यान रखना, उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द आएंगे, और इसमें वाचक शब्द नहीं होंगे दृष्टांत वाले में। ये होता है दोनों में अंतर, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, अदरवाइज आप गलत करके चले जाएंगे। कुछ ऐसे अलंकार हैं जिनको आप रट करके नहीं समझ पाओगे। कितने उदाहरण आप रटोगे, कितने रट ले जाओगे? उदाहरणों की कमी नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। तो मेरा मानना है कॉन्सेप्ट आप समझिए कि कहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, कैसे होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना शब्दकोश मजबूत करिए जिससे आप ज़्यादा अर्थों का पता लगा सकें। तो अगर आप एक बार अर्थ क्रैक कर ले गए किसी तरीके से किसी लाइन का, और उसमें कॉन्सेप्ट भिड़ा ले गए, तो वहाँ पर समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है। ज़्यादातर कोशिश किया करिए कि आप इसको एक मिनट, ये सब ध्यान में नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, हाँ, ऑप्शन, जो भी विकल्प दे रखा है उस विकल्प को आप गलत करिए कि कौन से विकल्प ऐसे हैं जो गलत होंगे एकदम से, ठीक, तो तब भी आप करेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। चलिए 14वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। अब इसमें आपको बताना है यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। मतलब रहीम दास जी की ये लाइन है, और वो कहते हैं कि जैसा उपकारी लोगों के साथ होता है, ठीक है, उपकारी के संग जैसा होता है, बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। दूसरी लाइन में उसका उदाहरण समझा रहे हैं और कहते हैं जैसे, जो आप देख करके वाचक शब्द है, यहाँ पर जो क्या है, वाचक शब्द, फिर यहाँ पर उपमा, प्रतीप और उदाहरण अलंकार है, फिर गलत करोगे आप। मेरा आज का फोकस उपमा, प्रतीप और उदाहरण अलंकार को ज़्यादा ढंग से समझाना है, ठीक है। हालांकि मैंने क्वेश्चन भी रख दिए, आप समझ भी जाओगे और मेरा जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। तो यहाँ पर भी वाचक शब्द है, वाचक शब्द फिर देख करके आप उपमा मत लगाइएगा। यहाँ पर क्या होगा कि उदाहरण अलंकार, एक लाइन है उसमें बताया गया है कि उपकारी के साथ कैसा होता है, मतलब दूसरों के साथ उपकार करने वाले के साथ, अच्छा करने वाले के साथ। जैसे बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग, उदाहरण दे रहे हैं, जो वाचक शब्द है उदाहरण देकर समझाया जा रहा है, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। यहीं पर अगर वाचक शब्द ना होता तो कौन सा अलंकार हो जाता? दृष्टांत अलंकार। कौन सा होगा? दृष्टांत अलंकार अगर हो जाता, अगर वाचक शब्द नहीं होता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी अयोध्या को कहा गया है, और वहां पर जब राजघराने हुआ करते थे तब का वर्णन है। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी,
तो ये बताते हैं देख लो साकेत नगरी है यही, मतलब ये वही अयोध्या नगरी है, स्वर्ग से मिलने गगन से जा रही, मतलब इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं कि ऐसा लगता है कि सीधे स्वर्ग को ये टच कर लेंगी, छू लेंगी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष नहीं होगा। श्लेष में होता क्या है, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष होता है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो श्लेष अलंकार नहीं है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता, जिसको कहते हैं आप कि बिना भेद के आरोपण होता है, भेद रहित आरोपण होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पर। अतिशयोक्ति, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, तो ये बहुत सही है। कारण ये है कि कोई जो नगर की इमारतें होती हैं वो इतनी ऊंची नहीं होती कि वो स्वर्ग को टच कर जाएं। अन्योक्ति अलंकार में किसी अन्य बात को अन्य बात के माध्यम से समझाया जाता है। ठीक, मान लिया कोई बात मुझे आपको समझानी है या कहनी है, तो डायरेक्ट वो ना कहें, किसी अन्य बात को व्यंग्य के तौर पर कहें और आप समझ जाएं उस चीज़ को, तो वहाँ पर अन्योक्ति होता है। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, यहाँ पर कौन सा छंद है ये आपको बताना है। तो चलिए छंद देखते हैं, छंद की मात्रा एक बार लगा रहे हैं। छंद की मात्रा मैंने शॉर्ट वीडियो में डाली थी इसी चैनल के, तो मैं वहाँ पर रेगुलर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करवाता रहूँगा, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। तो 30 से 40 या 45 सेकंड में आपको समझना रहेगा, आप समझ लेंगे आसानी से। तो वहाँ पर मैंने 2 शॉर्ट वीडियो में 2 पार्ट में डाल दिया है। एक में मैंने मात्राएं बता दी हैं कि कैसे कैसे लगाते हैं, और दूसरे में कुछ उदाहरण दे दिया है मैंने। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ हलंत होना चाहिए था। चलिए अब देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, श्री यहाँ पर बड़ी ई हमेशा स्वर पे मात्रा लगेगी, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी व्यंजन पे मात्रा देख के मत लगा देना। श्री रामचंद्र, तो ये श्री बड़ी ई, बड़ा आ, छोटा आ, अनुस्वार, और ये आ, ये री, बड़ा आ, छोटा ऊ, छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ तीनों में, यहाँ पर भी बड़ा आ, ये छोटा ऊ है, और ये अड़ा के बाद माँ लिखा हुआ है। तो हलंत वाचक कहीं भी वर्ण आता है तो उसके बाद पहले वाला ह्रस्व भी क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। चलिए इसकी मात्राएं काउंट कर लेते हैं एक बारी, हो सकता है इतने में ही काम हो जाए। तो 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 9 2 11 1 12 12 4 16 16 3 19 20 21 22 23 24 25 26 26 और 2 28 28 मात्राएं निकल के आ रही हैं, और 28 मात्रा हरि गीतिका में होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 16 में हरि गीतिका सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सबसे पहले मिला है, क्या सुमित्रा नंदन पंत जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को, या अज्ञेय जी को, या महादेवी वर्मा जी को, किसको मिला है? तो इसमें ऑप्शन ए वाला एकदम सही है, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा रचना के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चारों की चारों रचनाएं, चारों लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी 4 लोगों को ज्ञानपीठ प्राप्त है, ज्ञानपीठ प्राप्त है सभी 4 लोगों को, और उनकी रचना जो है वो भी सामने लिख दी है मैंने। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए, अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए, महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए। प्रथम महिला अगर पूछे तो ये वाला विकल्प सही होगा, महादेवी वर्मा जी। तो ये इनकी रचना याद रखिएगा, ये कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि किसको किसको मिला है, और सन भी इनके ध्यान रखिएगा। ठीक, आपके लिए चांस है, चांस क्या, मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ कि आप इनका सन बताइए कि कौन कौन से सन हैं। तो मैं एक बार 1962, 1968, 1972 और 1978 ये हैं। ठीक है, ये सन लिखे हुए। अब आप इसको मैच करिए कि किसमें से कौन सा है। आप थोड़ा गूगल करिए, सर्च करिए, आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। डायरेक्टली अगर मैं बताता हूँ हो सकता है आप ना ध्यान दें इतना, लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक, तो मैंने सन कुछ लिख दिए हैं, अब आपको किसको कब मिला है ये आप लिखिए। ठीक, चलिए
हालांकि अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मैंने कुछ इसमें क्लू छोड़ दिया, ये मैंने सीक्वेंस लिखा है नहीं लिखा है ये आप चेक करिए। ठीक, 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ता है। 1991 में पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, ये आपको बताना है। सबसे पहला सरस्वती सम्मान प्रेमचंद जी को मिला है, निराला जी को, या हरिवंश राय बच्चन जी को, या मनोज दास, किसको मिला है? तो इसमें कौन सा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी को पहला सरस्वती सम्मान मिला है। चलिए 19 नंबर प्रश्न, निराला की साहित्य साधना ये किसकी रचना है? ये रामविलास शर्मा जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, ये किसकी रचना है? तो मैं बता दूं आपको, इसमें ऑप्शन ए सही है, रामविलास शर्मा जी की रचना है निराला की साहित्य रचना, साहित्य साधना। कुछ आप एक मैं आपको क्लू दे देता हूँ कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक बार आप सर्च करिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन को मिला है। तो जितनी रचनाएं हैं उनकी वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, वो आप ध्यान में रखिएगा। हर बार आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, डायरेक्ट ये नहीं पूछता कि किसको मिला है किसको नहीं मिला, लेकिन ये पूछ लिया है, ठीक है, तो वही रचना उठा के दे दिया है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, या और भी जितने सम्मान हैं, सरस्वती सम्मान है या और भी जितने सम्मान होते हैं, वो किन किन को मिले, किन किन रचनाओं पे मिले, उन रचनाओं को आप जरूर याद करिएगा। चलिए 20 नंबर, महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था, ये आपको बताना है। पद्म विभूषण तो इनको 56 में, 58 में, 66 या 67 किस में कब मिला है? तो इनको 1956 में पद्म विभूषण मिला हुआ है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो कि आज़ादी के कुछ साल बाद ही, कितने साल लगभग आप काउंट कर लेंगे और कितने साल बाद मिला है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। चलिए 21 नंबर प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना ताप के ताए हुए दिन, और ये एग्जाम में पूछा गया है, ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये रचना किसकी है? ये नामवर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह या त्रिलोचन, किसकी रचना है? तो इसमें डी वाला विकल्प सही है, ये त्रिलोचन जी की रचना है। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आप याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, किस रचना के लिए मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को, किस किस रचना के लिए मिला। ये सारी की सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं और ज़्यादातर एग्जाम में वही पूछी जाती हैं। ठीक, इनको आप ध्यान रखिएगा। दिए गए प्रश्न में वाक्य में पहले, चलो इसको मैं करवा चुका हूँ पहले से, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको देखना क्या है कि इसको सीक्वेंस में लगाना है, या रा ला, और इन चार विकल्पों को क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है, इन चार को, पहले और छठा नंबर, ये तो वैसे ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं एक बार इसमें कौन सा सही होगा। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये तो पहली लाइन है, इसके बाद कौन सा आएगा, और ये लास्ट वाली ये हो जाएगी। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्रीय योजनाओं द्वारा, योजनागत और या योजनेतर संसाधनों द्वारा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण। हाँ, ये पहले लग रहा है, तो ये यहाँ पर पहले होना चाहिए था। तो ये कौन सा हो जाएगा? देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण। अब इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों के जरिए, तो इसमें दूसरे नंबर पर कौन सा होना चाहिए था? इसमें दूसरे नंबर पर ये, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र में के उपक्रमों के जरिए। अब तीसरे नंबर पर कौन सा आना चाहिए इन दोनों में से? इन दोनों में से एक बार फिर से सेंटेंस पढ़िए, फिर आपको थोड़ा आगे का क्लू मिल जाएगा। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजना और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। इसका मतलब तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही निकल के आएगा? सबसे पहले वा आएगा, वा के बाद ला आएगा, ला के बाद रा आएगा, रा के बाद या आएगा, वा ला। इसमें कौन सा विकल्प? वा ला और रा फिर या होना चाहिए, वा ला। एक मिनट, ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये पहले ये होना चाहिए था, इधर वाला।
तीसरे नंबर पर ये होना चाहिए, तब सेंटेंस सही बैठेगा। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्रीय सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। हाँ, ये सही है। वाह, अब विकल्प बनेगा वा, ला, या और रा, ये ठीक है, वा, ला, या और रा। हाँ, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब सही है। हालांकि था विकल्प में ये भी, लेकिन मुझे सही है, कुछ सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, ये सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। राज्यों की विभिन्न योजनाओं के लिए, अब ये आपको करना है राज्यों की चलिए एक बार पढ़ते हैं। जो संसाधन दिए जाते हैं योजना आयोग के माध्यम से देश के विभिन्न भागों का उनका उद्देश्य। तो राज्यों की विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से, इसके बाद होना चाहिए जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास करना है। हाँ ठीक, तो ये पहले रा आएगा, रा के बाद या आएगा, या के बाद हो जाएगा वा, और वा के बाद हो जाएगा चौथे नंबर पे ला। तो रा, या, वा और ला, रा, या, वा और ला, ये वाला बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये थोड़ा हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इनको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, सेंटेंस बनाने की आप कोशिश किया करिए, एक क्वेश्चन आएगा जरूर इनसे, ये 100% पक्का है। चलिए, मेरे हाथ में लेखनी है, इस वाक्य में परसर्ग कौन सा है? परसर्ग या कारक चिन्ह एक ही चीज होती है। परसर्ग या कारक चिन्ह सेम चीज है। में है, और में का कौन सा होता है? अधिकरण कारक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण परसर्ग है। ठीक, चलिए 26 नंबर प्रश्न पे, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। विकल्प में प्लुत, मूल, लघु, गुरु, तो दीर्घ का एक और नाम है गुरु स्वर। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सेम चीज़ है। तो डी विकल्प इसमें सही है, 26 में डी। 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तृष्णा का विलोम क्या होता है? वितृष्ण होता है, वितृष्णा, तृप्ति या लोभ, कौन सा होगा? तो तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा। बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, 27 का बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। कुल और कूल शब्द, कुल और कूल शब्द का सही अर्थ क्या है? कुल का एक तो होता है सब कह सकते हो, एक अर्थ होता है कुल का वंश। ठीक है, यहाँ कूल का अर्थ जो होता है, एक तो इसका अर्थ हो जाएगा किनारा। तो जो ऑप्शन में आपको मिल रहा है, चलिए देखते हैं। वंश गमन गलत है, किनारा वंश उल्टा हो गया, वंश किनारा ये एकदम सही है। सब और वंश, वंश नहीं होता कूल का मतलब, यहाँ पर इस कूल का मतलब होना चाहिए था। अगर यहाँ पर किनारा होता तो वो भी सही होता। तो सी विकल्प में सही है। ठीक है, 28 में सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संधियुक्त शब्द अन्य 3 से भिन्न है? तो 3 में एक जैसी संधि और बाकी 2 में, बाकी 3 में और एक में अलग है। तो महोदय, एक बार मैं इसका देख लेता हूँ, महोदय में संधि कौन सी है? तो महा प्लस उदय होता है, महा प्लस उदय। तो इसमें विकल्प देखते हैं, महोदय है, सरोवर, मनोज और यशोदा। तो महा प्लस उदय ये महोदय हो जाता है। संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। यहाँ पर सरोवर में सरह प्लस वर होता है, सरह प्लस वर, और ये संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग हो जाएगी। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। मनोज में मनः प्लस जा होता है, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। यशोदा में यशः प्लस दा ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी विसर्ग संधि। तो इन 3 में विसर्ग है, बाकी एक में क्या है? गुण स्वर संधि है। इसका मतलब ए वाला विकल्प सही है, महोदय भिन्न है। ये चारों इंपॉर्टेंट शब्द हैं, याद रखिएगा। ठीक, 30 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। इच्छुका तद्भव, इच्छुका तद्भव मतलब अभिलाषा, इच्छा, ईख या उल्लू, क्या होता है? तो इच्छुका तद्भव ईख होता है। ईख मतलब गन्ना, गन्ना को बोलते हैं ईख। ठीक है, तो इसका ईख शब्द सही हो जाएगा, सी विकल्प सही है। 31 नंबर प्रश्न की तरफ देख रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न है, झूठा सच के लेखक कौन है? इसके लेखक आपको बताना है कि झूठा सच के लेखक हैं कौन। क्या यशपाल हैं, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर जी? तो इसके झूठा सच के लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी की ये रचना है झूठा सच। ए विकल्प सही है 31 नंबर में। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये किस काल का वाक्य है?
ठीक, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। इसमें दो का दे रखे हैं, दो कार्य हैं और एक कार्य का होना ना होना दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है। ठीक, और ऐसी चीज मैंने बताई थी हेतु हेतु मद में जाती है, एक ही विकल्प मिल रहा है हेतु हेतु मद का। ठीक, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मतलब अगर बारिश होगी आने वाले समय में तो फसल अच्छी होगी। ठीक, तो ये हेतु हेतु मद, जहाँ कार्य कारण बताया जाए वहां पर हेतु हेतु मद होता है। और हेतु हेतु मद दो ही जगह होता है, या तो भविष्य काल में होगा या तो भूतकाल में होगा। ठीक, तो भूतकाल का ये वाक्य है नहीं। चलिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये किसकी रचना है? इस रचना पर इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। क्या मिला है? अवार्ड भी। कौन सा अवार्ड, ये आप सर्च करिए। नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, रमेश कुंतल मेघ या चित्रा मुदगल, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है डी ऑप्शन, चित्रा मुदगल जी की। ठीक, तो 33 में डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, मुहावरे लोकोक्तियों या के अर्थ का कौन सा युग्म गलत है, ये आपको गलत बताना है। यहाँ पर मुहावरा भी हो सकता है, लोकोक्ति या कहावत, कुछ भी लिखा हो सकता है, इस पे आप मत जाइएगा। यहाँ पर देखिए अर्थ कौन सा है। थोथा चना बाजे गना, ये व्यर्थ की बात करना, यही तो गलत लिखा हुआ है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम, बाकी सारे सही होंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुण वाला व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है, ये एकदम सही लिखा हुआ है। अंगार सिर पर लेना, कठिन विपत्ति सहना, ये भी सही है। बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, ये भी एकदम सही है। ये गलत है। व्यर्थ की बात करना, इसका मतलब व्यर्थ की बात करना नहीं होता, इसका मतलब होता है थोथा गना चना बाजे गना। इसका मतलब ये है कि दिखावट ज्यादा है, रियलिटी में कुछ नहीं है, सच्चाई में। ठीक, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न, 1974 में साहित्य का, ये गलत लिखा हुआ है, साहित्य होना चाहिए यहाँ पर, साहित्य। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सुमन जी की रचना मिट्टी की बारात, बारात लिखा हुआ है, बारात है यहाँ पर। मिट्टी की बारात किस विधा में, विधा मतलब कौन सी विधा, मतलब ये कहानी है कि काव्य है, यात्रा वृत्तांत या रेखा चित्र। तो इनकी ये जो है ये काव्य संकलन था, इनका ये काव्य रचना है। ठीक, तो 35 में बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रचना है ये वाली, ध्यान रखिएगा, मिट्टी की बारात। चलिए, घोड़े का रंग काला है वाक्य में विशेष की पहचान करें। विशेष कौन सा है? विशेष हमेशा ये, अगर आपको ढूंढना है विशेष, तो मैंने कहा था सबसे पहले तो आप संज्ञा पकड़ो। संज्ञा इस वाक्य में क्या है? घोड़ा। और घोड़े की क्या कोई विशेषता है? हाँ, घोड़ा काला है। तो अगर किसी विशेष संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो वही क्या बन जाता है? विशेष से बन जाता है। इसका मतलब ये क्या है? विकल्प ए वाला इसमें सही है, घोड़े। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न, लड़की खाना खाकर सो गई, इस वाक्य में काल कौन सा है? ये आपको बताना है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या आसन्न भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल जब कार्य एकदम समाप्त होने की सूचना मिले, था थी थे ऐसे मिले, था थी थे, तो वहां पर क्या होता है? पूर्ण भूतकाल। तो ये होने से रहा अपूर्ण भूतकाल, रहा था रही थी रहे थे, ये भी नहीं। सामान्य भूतकाल, ये आ ई ए इसमें लास्ट में आएंगे, या आ ए या ई ये, या ये मिलेंगे, या आ ई ए मिलेंगे। तो यही है सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल मतलब जो अभी खत्म हुआ है। चुका है, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। आ है, ई है, ए है, या है, ई है, ए हैं आते हैं, वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। तो ये भी नहीं होगा, सामान्य भूतकाल का वाक्य है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। चलिए 38 नंबर प्रश्न कहता है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, कम करता नहीं, काम करता है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? विशेषण आपको बताना है। तो विशेषण सारे के सारे, पहली बात तो संख्यावाचक हैं। तो संख्यावाचक में भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से आपको बताना है। क्या समुदाय बोधक? नहीं, इसमें जब ज़्यादा पूरे ग्रुप का बोध कराए, या जैसे कहें 10 लोग 20 लोग, तो वहाँ पर समुदाय बोधक होगा, ये नहीं होगा। गणना बोधक में गिनती वाले आते हैं, 1 2 3 4 करके आएंगे, तो वो नहीं होगा। क्रम बोधक, क्रम में पहला दूसरा तीसरा ऐसे आते हैं। आवृत्ति मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 गुना, ये सब एकदम सही है, डी वाला ऑप्शन। तो 38 नंबर में डी विकल्प सही है। ठीक, चलिए 39 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फांस किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ये एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीएसआई में आया हुआ है कि फांस किसकी रचना है। तो फांस रचना दूधनाथ सिंह, राजेंद्र कालिया, नंद किशोर नौटियाल या संजीव की। तो ये संजीव की रचना है फांस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए 40 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक, ये इसके रचनाकार कौन से हैं? इसको आपको बताना, ये भी एसआई के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, पिछले साल एसआई के एग्जाम में पीवाईक्यू है ये। तो इसमें रानी राजी सेठ, चित्रा मुदगल, सुधा अरोड़ा, कृष्णा सोबाती, इनकी रचना कृष्णा सोबाती, इनको भी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक,
कौन सा अवार्ड मिला हुआ है ये आप, और कौन सी रचना है ये आप सर्च करिए, ठीक है। इनका कलेक्शन रखिए अपने पास में। चित्रा मुद्गल, ये रचना किसकी है? चित्रा मुद्गल जी की रचना है। तो ये आज के 40 प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे। कैसा रहा सेशन ज़रूर बताइएगा, कमेंट करते रहिए। चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट डे हम 9वां प्रैक्टिस सेट लेकर के जाएंगे। आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए जी जान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।